हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उमर शंकर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम मिलने वाले हैं जेएनयू के टॉपर से, जिनका ईडब्ल्यूएस रैंक है फर्स्ट। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे तरीकों से तैयारी किया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं और आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है, वो सारे सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले मस्ट वेलकम साक्षी इन माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए सबसे पहला ये प्रश्न है कि आप एक छोटा-सा परिचय दीजिए अपना, ताकि लोग आपको जान सकें कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और आपने यूजी क्लास कहाँ से की थी और आपका इंडेक्स कितने थे? ठीक? अ, मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है और मैं बिहार से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस यूनिवर्सिटी से हुई है और वहाँ पे भी मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था। उसके बाद फिर इस साल मैंने सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस दिया था और मेरा जेएनयू क्लियर हुआ है और जेएनयू में मेरा जो जनरल रैंक था वो 4 था और मेरी कैटेगरी रैंक 1 थी और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उमा शंकर जी को। उन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, बता सकूँ कि थैंक यू। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसी पे बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके लिए पहला प्रश्न एक छोटा सवाल से शुरुआत करेंगे कि आपने सबसे पहली बार जेएनयू का नाम कब सुना था? और जब सुनी थी तो उसके बारे में आपने क्या पहली बार सोचा? 2018 में मेरा 12th हुआ था। उसके बाद मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब मैं गई थी तभी मैं जेएनयू भी गई थी सिर्फ घूमने के दृष्टि से। तब मुझे कैंपस बहुत ज़्यादा भव्य लगा था और तभी मैंने बहुत थोड़ा-बहुत जाना था जेएनयू के बारे में। और उसके बाद जेएनयू के जैसा हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है थोड़ा, तो ये हमेशा से दिमाग में था कि काश जेएनयू में पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि ऐसा बार-बार सुनने को मिलता है कि ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई जेएनयू में सबसे बेहतर होती है और खासकर जब आपको एकेडमिक्स वगैरह में आगे अपना करियर परस्यू करना है, तो जेएनयू से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो तब से ये चीज़ दिमाग में थी कि अगर जेएनयू जा सकूँ तो बहुत बेहतर होगा। ओके, तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, ठीक है? तो जो सवाल है वो कॉमन क्वेश्चन्स है, ठीक है? जो हर बच्चे के मन में वो सवाल होते हैं, ठीक? जो भी तैयारी करना चाहते हैं उन लोग के लिए। तो पहला ये सवाल है कि जेएनयू में एमए हिस्ट्री के लिए जैसे मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न, ये अलग-अलग कितने सीटें हैं? एंशिएंट में 31 सीट है, मिडाइवल में भी 31 सीट है और मॉडर्न में 42 सीट। 42, तो ये आपके सीटें हो गए। अच्छा, उसके साथ सवाल ये भी आता है कि क्या वहाँ पे सभी बच्चे को जिनका भी एडमिशन होता है जेएनयू में, तो क्या सबको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं? जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के नहीं हैं, उन सबको लगभग हॉस्टल देर-सवेर मिल ही जाता है। हॉस्टल का कुछ क्राइटेरिया है और जैसे उसके अलग से पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो 11 पॉइंट आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलता है। जैसे अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपने पहले ग्रेजुएशन किया है और अब आप जेएनयू में मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो भी आपने पहले कोर्स किया था उससे डिफरेंट कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो आपको 3 पॉइंट्स फिर मिलेंगे और अगर आपका गैप ईयर 0 से 2 साल का है तो आपको 2 पॉइंट फिर एडिशनली मिलेंगे। तो ये आपके 11 पॉइंट हुए। तो जिनको भी 11 पॉइंट मिलता है वो प्रायोरिटी 1 में होते हैं और उन सभी को हॉस्टल मिलता है। थैंक यू। तो एक और क्वेश्चन्स है, क्वेश्चन्स ये है कि क्या जेएनयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कोचिंग संस्थान क्या ज़रूरी है या खुद से तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं या जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हैं। तो उनके मन में ये सवाल होता है कि हमको जेएनयू जाना है, क्योंकि जेएनयू है, सबको पता है। तो क्या उसके लिए कोचिंग संस्थान की ज़रूरत है? अ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के ही होते हैं और एनटीए उनके लिए एक सिलेबस तैयार करके दे देती है। उस सिलेबस के बाहर से कभी भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि वो नहीं कर पाएँगे या उनको गाइडेंस की ज़रूरत है या काफ़ी कम समय है उनके पास तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब आप टेस्ट
स्टडी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा लंबा समय चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, पैटर्न को डिकोड करना, ये सब आपको खुद से करना होता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये सलाह दूँगी कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो आप लीजिए, अदरवाइज़ ये मैं देख रही हूँ। मैंने खुद कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली, तो आप कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी कर सकते तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग संस्थान में है ज़रूरत है या नहीं? तो ये चीज़ें रहा, ठीक है? अगला सवाल ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कितने अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? आपका ईडब्ल्यूएस रैंक फर्स्ट है। तो क्या आपने कोई संस्था से जुड़ी थी या खुद सेल्फ स्टडी से तैयारी किए थे? नहीं मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने मॉक टेस्ट ज़रूर लिया था लेकिन मैं कोचिंग क्लासेस या क्लास कोर्सेज़ मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा 1 साल का गैप था ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने लगभग 5 महीने प्रिपेयर किया था। जनवरी से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सीयूईटी के लिए। तो मेरे पास इनफ रिसोर्सेज़ थे, बुक्स थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने खुद इकट्ठा कर लिया था। जैसे बीएचयू की साइट पे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साइट पे और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा देते हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किए थे और बुक्स तो हमारे पास थी ही और ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था, वो भी ध्यान में था। तो इस वजह से मुझे लगा नहीं कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि आपने कौन-कौन सी बुक के प्रयोग करी थी तैयारी के प्रिपरेशन के समय? वो बुक लिस्ट नाम मैंने बता दीजिए ताकि वो बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, वो बुक का प्रयोग कर सकें। हाँ मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बुक जिसको आपको पढ़ना चाहिए वो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। मॉडर्न की आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन एंशिएंट और मिडेवल की ओल्ड एनसीईआरटी तो आप कहीं से भी नहीं छोड़ना पड़ सकते हैं। ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि जब मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ कर रही थी, तो मुझे 6-7 ऐसे क्वेश्चंस मिले थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, एंशिएंट और मिडेवल के। और इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मिडेवल हिस्ट्री में जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। तो एनसीईआरटी आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो एंशिएंट और मिडेवल के लिए मेरी एक किताब वो थी और मैंने मॉडर्न की भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके बाद मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी क्योंकि मैं और बाकी सभी बच्चों के दिमाग में ये ज़रूर था कि पिछले साल क्वेश्चंस सिर्फ फैक्चुअल आए हैं, तो शायद इस बार भी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस आएँगे। और लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आए। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि स्पेक्ट्रम सबसे बेहतर बुक रहेगी क्योंकि क्वेश्चन भले एनालिटिकल हो या फिर फैक्चुअल हो, तो अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो नहीं दिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम सबसे बेहतर है उसके लिए। और मैंने बिपिन चंद्रा की इंडियाज़ गॉट इंडिपेंडेंस पढ़ी थी सिर्फ एक बार, बस ऐसे एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने के लिए। वो मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे ही अपना पढ़ा था, तो वो सब ध्यान में था मेरे। और उसके अलावा मैंने मिडेवल में सतीश चंद्रा की किताब पढ़ी थी, मिडेवल हिस्ट्री की। हालाँकि ये मेरा मानना है उस दोनों किताब को पढ़ने के बाद कि एनसीईआरटी मिडेवल हिस्ट्री में मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप सतीश चंद्रा की मिडेवल हिस्ट्री की जो अलग से किताब आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। एंशिएंट के लिए मैंने इसके अलावा एक आर.एस. शर्मा की किताब है, उसको पढ़ा था। लेकिन इस किताब से ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे एक किताब आती है पूनम दलाल दहिया की। ये आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने ये किताब लिखी है एंशिएंट एंड मिडेवल इंडिया। और ये जो किताब है एक तरह से ये मानिए कि नोट्स है। ये एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री का ये नोट्स है। इसमें प्री हिस्टोरिक एज से लेकर के अराइवल ऑफ यूरोपियंस तक का पूरा कवर किया हुआ है। और आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनका ये काइंड ऑफ नोट बनाया हुआ है इसमें। और ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन किताब था ये मेरे प्रिपरेशन का। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी सबको कि ये किताब ज़रूर एक बार पढ़ लें अगर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या उनके पास नोट बनाने का टाइम
तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में बस इन्हीं किताबों को पढ़ा था, इसके अलावा और मैंने किसी किताब को नहीं पढ़ा। तो दोस्तों ये रही आपके जो बुक लिस्ट आप लोग बार-बार पूछते हैं कि कौन-सा बुक बेहतर होगा जेएनयू की तैयारी करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो गुत्थी है वो सुलझ गया होगा, ये वीडियो देखने के बाद। तो हम अगले पड़ाव में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अगला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी 3rd ईयर में जाएँगे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होता है। तो जो नहीं यूनिवर्सिटी में आए हैं, जो मतलब प्राइवेट से पढ़ रहे हैं या गाँव से पढ़ रहे हैं, तो उनको कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए 2024 के लिए? और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनके टोटली आपके से लेकर के और उनके तक? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेरा तो गैप ईयर था, तो मैं 6 महीने से प्रिपेयर कर रही थी और मुझे और कुछ कहीं पे भी मेरा डाइवर्ट नहीं था फ़ोकस, जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए या वाइवा हो गया, इंटरनल टेस्ट हो गए, इन सब से। लेकिन जो बच्चे करंट में प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूँगी कि आप लेट मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कम से कम 6 महीने का समय तो ज़रूर दीजिए, यानी कि आप पूरा अपना लास्ट सेमेस्टर इसको डेडिकेट कर सकते हैं। जनरली एग्ज़ाम जून में होता है, तो आप दिसंबर-जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, उनको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी देना है। 1 महीने तो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम चलता है, फिर बीच में उनको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, वाइवा होता है, इंटरनल टेस्ट होते हैं, उसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो क्लासेस भी करने होते हैं उनको, तो वो जितना जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनके लिए उतना बेहतर रहेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि झूठा दिलासा देने की कोई बात नहीं है कि बस 1 महीने करके हो गया, 2 महीने करके हो गया, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है, 1-2 महीने करके नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपका अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ सीयूईटी पीजी का हिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने। वो आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। उन्होंने एंटायर ग्रेजुएशन में जो हिस्ट्री की पढ़ाई होती है एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, वो पूरा कवर किया हुआ है। इनफैक्ट उसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सेक्शन है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो मैं ये सलाह दूँगी कि आप जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है। अ, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अगर लड़के फ़ॉलो करते इस चीज़ को, तो डेफ़िनेटली उनको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के लिए, ठीक है? सवाल यही है कि जिस हिसाब से एजुकेशन चेंज हो रहा है, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो पहले का पीजी एंट्रेंस और आज का पीजी एंट्रेंस काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। मैंने भी देखा है पहले का जो भी पेपर है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं आ रहे हैं। तो इसका शिकार बहुत सारे बच्चे हो भी जा रहे हैं, पहले के चक्कर में। क्योंकि बहुत सारे ये सजेशन मिल जाता है कि आप पिछले इतने सालों तक का पेपर जो है, आप सॉल्व कर लो मतलब कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो ये फैक्चुअल हो जाए, लेकिन अब के जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो कथन कारक पे आ रहे हैं। तो और यही यही तक नहीं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के सेक्टर हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस बहुत चेंज हो चुके हैं। तो उनको किस हिसाब से जैसे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उनको किस हिसाब से बदलाव खुद में लाना चाहिए, ताकि जो वो चाहते हैं, वो मिल जाए? जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था, तो मुझे भी लगा था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, इतना इजी पेपर था वो, क्योंकि जेएनयू हमेशा से मेरे दिमाग में था। तो मैं जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करती थी, जब से मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आई थी, तो हर साल एग्जाम के बाद देखती थी, तो मुझे लगता था कि जेएनयू कितने टफ क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि उसमें पैसेजेस होते थे और साउथ इंडिया संगम हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन होते थे और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से काफी डीप रूटेड क्वेश्चन होते थे। तो मुझे लगता था कि ये लेवल है उनके क्वेश्चन का, तो जरूर वहाँ पे पढ़ाई भी इसी लेवल की होती होगी, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उस लेवल से ना पढ़ाते हैं और ना इंटरेस्ट होता है। तो जेएनयू का क्वेश्चन हमेशा ही एनालिटिकल होता था रादर देन फैक्चुअल। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था सीयूईटी पीजी का 2022 का, तो मुझे भी लगा था कि काफी इजी क्वेश्चन है। लेकिन विद गॉड ग्रेस आई डोंट नो व्हाई, लाइक मेरे दिमाग में ये आया कि इस बार क्वेश्चन पेपर शायद ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन थोड़ा और एनालिटिकल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी
6-7 ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट रीजन वाले थे या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल वो थे। तो मुझे ये दिमाग में था कि शायद वो कोविड के बाद पहला एग्जाम था, इस वजह से क्वेश्चन इतना ईज़ी रहा होगा, इस बार शायद इतना ईज़ी ना हो। तो इसीलिए क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने ये सलाह दी थी कि जो किताबें आती हैं, क्वेश्चन कंपाइलेशन जो होते हैं, जैसे अरिहंत की आती है, उसमें 2000-3000 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि उन क्वेश्चंस को रटने से बेहतर है कि मैं किताबें पढूँ और वही मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। और तो मैंने किताबों को पढ़ा और मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं लग रहा था कि मेरे पास है, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बनाती तो शायद और बेहतर रहता। तो मैं ये भी सलाह दूँगी कि आप डिफिकल्ट टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं। खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं शिलालेखों के ऊपर, तो उनका आप एक शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं अपने पास। या जैसे कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे बुक्स और उनके राइटर के नाम पूछे जाते हैं। जैसे महाजनपद और उनके कैपिटल्स के नाम पूछे ही जाते हैं। तो इन सब के ऊपर आप बना के रख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी भी कर रहे हैं अगर आप, तो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को मत पढ़िए क्योंकि पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसमें एनालिटिकल चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जा रही हैं अब। तो अगर आपका एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल स्किल अच्छा है, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका फैक्चुअल क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है आपकी, आप सिर्फ फैक्चुअल ही पढ़ते जा रहे हैं, तो आप एनालिटिकल नहीं कर पाएँगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बुक्स को पढ़िए जो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड सोर्स है। आप उनको रीड कीजिए, उनको रीड करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कि बुक्स और राइटर में कुछ फैक्चुअल ही होगा, इसमें कुछ एनालिटिकल नहीं हो सकता है, तो आप ये सेक्शंस अलग से रखिए। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ फैक्चुअल हो सकता है, जैसे सोसाइटी के ऊपर अगर क्वेश्चन है, इकोनॉमी के ऊपर अगर क्वेश्चन है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये सब एनालिटिकल हो सकते हैं, तो इनको इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। और जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले देखिए। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालें और उनको देखें। जैसे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में ये था कि अभी तो सीयूईटी पीजी का सिर्फ 1 साल एग्जाम हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ 1 साल का ही क्वेश्चन पेपर है। तो 1 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अब क्या क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने क्या किया था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखा, जैसे बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, हैदराबाद का और जामिया का। इन पांचों यूनिवर्सिटी का मैंने क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किया और मैं इनके क्वेश्चंस को एनालाइज करती थी। तो ये चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी वहाँ पे। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि एनालिटिकल चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन फैक्चुअल। थैंक यू आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। और एक और सवाल है कि आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए वो चीज़ों को कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? मतलब कि किस चीज़ पे कितना टाइम देना चाहिए? बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम बुक पे कितना दें, सेमेस्टर को कितना टाइम दें, उसके बाद कितना रेस्ट करें या कुछ भी मतलब जो टोटल 1 दिन अगर दिनचर्या देखें या मतलब टोटली मिला कर के देखें तो आपके अनुसार क्या शेड्यूल होनी चाहिए? मतलब 1 दिन का लेकर चले तो? अ, मेरे सबसे पहले एडवाइस तो ये रहेगी कि अगर आप बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिलेबस है हिस्ट्री का अ, वही पूरा का पूरा वही सिलेबस सीयूईटी पीजी में भी है। जैसे डीयू के साथ ये नहीं है, डीयू में हिस्ट्री में सीधे बुक्स की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे वो डिबेट पढ़ाते हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ाते हैं, इतिहास लेखन कैसे करना है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है क्योंकि उनको पढ़ना पड़ेगा, वापस से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन बीएचयू के बच्चे हैं उनको थोड़ा-सा एडवांटेज है उसमें क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, वो सेम वही सिलेबस है जो कि एनटीए देता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जब अपना सेमेस्टर का कोर्स पढ़ते हैं, उसको ही अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में इतना प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है पहले और अब आप करना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप
सबसे पहले तो मिनिमम बुक्स लीजिए। एक टॉपिक के लिए जैसे एंशिएंट के लिए एट मैक्स 2 किताबें, इससे ज़्यादा मत रखिए। तो अगर आप 2-2 भी रखेंगे तो 6 किताबें वैसे ही आपकी हो जाएँगी। तो आप ये कीजिए। उसके बाद पर जब आप रीड करते हैं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार में पढ़ के 10% इन्फॉर्मेशन में रिटेन नहीं कर पाएँगे अपने मेमोरी में। तो आपको रिपिटिशन चाहिए। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम को 3-4 बार रीड किया था। और 3-4 बार रीड करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी-पूरी किताब 3-4 बार रीड की थी। मैंने पहली रीडिंग बस ऐसे की थी कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए और जब मैं दोबारा पढ़ूँ तो मुझे थोड़ा-थोड़ा ये ध्यान में रहे कि टॉपिक में क्या-क्या है। तो पहली रीडिंग मैंने ऐसे की थी। दूसरी रीडिंग में मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट किया था, जैसे कोई इंसिडेंट है, उसका डेट क्या है, कोई कमिटी बनी है, तो वो कमिटी किसने बनाई थी। तो इन सबको मैं अंडरलाइन करते गई थी और उसके बाद फिर उसको हाइलाइट वाइलाइट कर लिया और फिर तीसरी, चौथी रीडिंग में मैंने सिर्फ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रीड किया था। और जैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँगी मैं कि लास्ट में आके मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं मालूम था कि जेएनयू सिर्फ पार्ट बी के बेसिस पे लेता है। मुझे लग रहा था कि वो 400 में से ही लेता है और एग्ज़ाम के 1 वीक के पहले मुझे ये पता चला कि जेएनयू सिर्फ डोमेन के बेसिस पे लेता है। तो मुझे बहुत घबराहट हो गई कि सिर्फ डोमेन के बेसिस पे कितना स्कोर कर पाऊँगी। तो लेकिन लास्ट डे एग्ज़ाम मेरा जैसे 7 जून को था, तो मैंने 6 जून को मुझे लगा था कि मेरी मॉडर्न की तैयारी थोड़ी कम है, तो मैंने स्पेक्ट्रम उठाया और जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट थे, लगभग मुझे 6 घंटे का समय लगा था और मैंने पूरी स्पेक्ट्रम 6 घंटे में रीड करी थी। और मुझे लगता है वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुई मेरे लिए एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो वो लास्ट डे की रीडिंग से मुझे आए थे। तो ये आप 6 घंटे में एक किताब तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आपने पहले 3-4 बार रीडिंग कर रखी है और आप सिर्फ हाइलाइटेड को पढ़ रहे हैं। आप बार-बार पढ़ेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, मतलब पूरा लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना है। तो वो आपका इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम चीज़ आप बाकी किताबों के साथ भी कीजिए, मल्टीपल रीडिंग्स कीजिए। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा पॉइंट और आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। तो हिस्ट्री में आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं कि बस ऐसे मतलब रट नहीं सकते आप एक बार में, क्योंकि बहुत बड़ा इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। दूसरा सलाह मेरा ये है कि आप एनटीए जो सिलेबस प्रोवाइड कराता है, उस सिलेबस के बाहर का वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप वो उसका प्रिंट आउट निकालिए, जैसे मैंने ये किया था, मैंने प्रिंट आउट निकाला था उस सिलेबस का और मैं एंशिएंट से मैंने शुरू किया था। तो एंशिएंट में जैसे-जैसे टॉपिक दिया हुआ था, मैंने वैसे-वैसे ही टॉपिक्स रीड, जैसे प्री हिस्ट्री है तो मैंने पहले प्री हिस्ट्री का पूरा सेक्शन रीड किया। फिर उसके बाद फिर अगर उसमें लिखा है गुप्ता और फिर उसमें सिलेबस में ऐसा लिखा रहेगा गुप्ताज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे करके लिखा रहता है। तो मतलब कि गुप्ता का, अब फिर मैं कहती थी कि मैंने गुप्ता वाला सेक्शन खोलती थी बुक में, तो उसके सारे जितने भी राजा हुए हैं उनका अलग कुछ नाम, जैसे अलग-अलग नाम है। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर में या लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सब मैं हाइलाइट करते जाती थी। इकोनॉमी कैसी थी उनकी, सोसाइटी कैसा था, कुछ स्पेशल फीचर था क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उनका। तो वो जैसे-जैसे लिखा हुआ है आप उसी उसी क्रम में आप पढ़ते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका आप वर्कलोड कम हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ काम की चीज़ें ही आप पढ़ेंगे फिर। तो आप ये चीज़ कीजिए और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, और तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो चीज़ें हैं मैंने सिर्फ उनको पढ़ा, मैं इधर-उधर कहीं नहीं गई थी। जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियन है, तो उन कैसे-कैसे यूरोप, कैसे-कैसे पोर्तुगीज़ कब आए, डच कब आए, फ्रेंच कब आए, तो वो सब ऐसे करके मैं पढ़ती चली गई। तो आप सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो जैसे-जैसे सिलेबस में लिखा है आप वैसे-वैसे ही पढ़िए और उतना-उतना ही पढ़िए। और सिलेबस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिलेबस के किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज मत, क्योंकि अभी सीयूईटी पीजी नया-नया स्टार्ट हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा ये एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछेगा, उससे नहीं पूछेगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा जो भी सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, उन सबको ज़रूर पढ़िए। जैसे मैंने ये गलती की थी, मैंने राजपूत हिस्ट्री और मराठा नहीं पढ़ा था।
हालाँकि वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ मेरा उसमें, काफ़ी एक आध क्वेश्चन ही आए थे। लेकिन हाँ, मतलब छोड़ना मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं रहेगा। और जैसे आपने ये पूछा कि जो कॉलेज में बच्चे हैं वो कैसे प्लान करें कि तैयारी भी कर रहे हैं, सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना है। तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि 6-7 घंटे से ज़्यादा का कॉलेज अगर नहीं होता है तो और जैसे अगर बीएचयू वगैरह में है आप, तो बीएचयू वगैरह की जो क्लास क्लास टीचिंग है या जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है वो डिफिकल्ट नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है वो सब। तो आप ये कर अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, 8 महीना 7 महीना पहले स्टार्ट कर लेते हैं अगर, तो अगर आप 1 दिन में सिर्फ 2 घंटे भी देंगे सीयूईटी पीजी के लिए, तो आप टॉप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और 2 घंटा इज़ मोर देन इनफ। आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 दिन है तो आपको 3 पेपर पढ़ना है, तो आप 2-2 दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे को एंशिएंट पढ़ लिया, वेडनेसडे, थर्सडे को मेडिएवल पढ़ लिया और फ्राइडे, सैटरडे को मॉडर्न पढ़ लिया और संडे को आप रिवीजन रख लीजिए या मॉक कर लीजिए, आप टेस्ट लगा लीजिए। अब 2-2 दिन 2-2 घंटे सिर्फ पढ़िए और 2 घंटे में मुझे लगता है आप 3-4 टॉपिक आराम से कवर कर लेंगे। और मतलब 25-30 टॉपिक से ज़्यादा एक एक सेक्शन में है नहीं। तो आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत ईज़िली क्रैक कर लेंगे और 2 घंटे इज़ मोर देन इनफ मुझे लगता है जो बच्चे सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ-साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है और मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपने जो भी पढ़ाई करी है, अपनी किताबों में जो भी पढ़ा, रिवाइज़ किया, वो आपका बहुत ज़्यादा कंप्लीट फॉर्म में आपके पास रिटेन हो जाता है, वो आपको याद रह जाता है अच्छे से। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एक तरीके से आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है वो कॉन्शियसली आपको याद आता है कि अच्छा ये पढ़ा था यहाँ पे, अच्छा ये इसका आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको भले आंसर पता है कि ये बी होगा, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फिर अगर क्वेश्चन एग्जाम में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आया, उसके ऑप्शन में से कुछ रिलेटेड हुआ, तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मॉक जरूर दीजिए। मैंने लगभग 15-20 मॉक दिए थे। तो आप मॉक जरूर पढ़िए, मेरा मतलब मॉक जरूर बनाइए, ये मेरी सलाह है। और मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी चीज ने किया तो वो मेरे मॉक थे, क्योंकि जो मैंने हाँ। मॉक्स लिया था, मॉक्स मैंने एग्जाम ट्रेजरी का लिया था और मॉक्स में जो क्वेश्चन थे सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, बिल्कुल उल्टे पुल्टे, बिना सिर पैर वाले, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो मॉक्स देने की वजह से मुझे ये आदत हो गई थी कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द वे आ जाए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से पूछ दिया है, तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो वो चीज मुझे एग्जाम में हेल्प करी थी। तो मॉक्स इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। काफ़ी आपने डिटेल्स में बताया है। आई होप कि बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है? जो भी ऑडियंस है। एक और सवाल है क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और लेकर के वीडियो को एंड करूँ, ठीक है? तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन्स है, ये आपके लिए। आपने इतने अच्छे अंक पाए हैं जेएनयू में, ठीक है? तो अब आपका क्या प्लानिंग है आगे वहाँ से, जेएनयू जाने के बाद? जेएनयू के बारे में ऐसा मैंने सुन रखा है कि वहाँ पे आप सिविल सर्विसेज या कुछ और ऐसे सोच के जा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि वहाँ एकेडमिक्स बहुत डिफिकल्ट है। और ये सारी चीज़ें, तो मेरा आगे का प्लान तो यही है कि मैं इतना टाइम किसी और चीज़ पे ना दे करके पूरा-पूरा एकेडमिक्स पे फोकस करूँ। कैसे रिसर्च करना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो मुझे एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है। तो मैं अपना ये साल नेट की प्रिपरेशन में डेडिकेट करना चाहूँगी और जेईई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, तो मैं चाहूँगी कि वो सारी चीज़ों को मैं अपने पर्सनैलिटी में इंक्लूड करूँ और एकेडमिक्स पे ही मेरा फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा। अ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी आपको ये वीडियो में आने के लिए और ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें उनको ये वीडियो देखते तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उसके लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा अगर आप एडमिशन चाहते हैं जेएनयू में। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, जय हिंद।